नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 4, जिसका नाम है माटी वाली। और ये चैप्टर लिखा गया है विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा। और ये पाठ आप देख सकते हैं, हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने जो एक शहर की यानी कि जो टिहरी शहर है, वहां पर एक महिला है जो गांव में आपने देखा होगा कि पहाड़ का जो ट्रेडिशन है, पहाड़ का जो एक तरह से संस्कृति कहे, रीति रिवाज, रिचुअल्स जो वहाँ के हैं, रीति रिवाज, यानी कि वो क्या है कि वहां पर जो भी मिट्टी वाले घर होते हैं, सीमेंटेड घरों में तो लिपाई नहीं की जाती है, लेकिन जो मिट्टी के घर होते हैं या रसोई होती है, वहां पर हमेशा भोजन बनाने से पहले और भोजन बनाने के बाद चूल्हे की लिपाई की जाती है। मिट्टी वाले घर जो होते हैं उनको पेंट नहीं किया जाता, बल्कि उनकी भी लिपाई की जाती है। गाय के गोबर और साथ ही एक अलग किस्म की लाल रंग की जो मिट्टी होती है, जो चिकनी होती है, उससे बिल्कुल लिपाई की जाती है ताकि घरों को साफ सुथरा कर किया जाए, शुद्ध किया जाए। तो इसके लिए एक खास किस्म की मिट्टी की जरूरत होती है। तो टिहरी शहर में, जो टिहरी का एक शहरी जो इलाका है, जो एक तरह से बाजार जो है, वहां पर काफी सारे घर हैं जिनमें एक माटी वाली जो है, काफी सारी, क्या कहें तो ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस माटी वाली को नहीं जानता है। तो वहां पर माटी वाली के द्वारा माटी वहां पर छोड़ी जाती है और अक्सर हर 3 से 4 दिन में माटी वाली प्रत्येक घरों में जाकर, हर एक 4 दिन छोड़कर प्रत्येक घर में जाकर वो क्या करती है, माटी लेकर आती है और उसके बदले में उसको वहां पे लोग पैसे देते हैं, यानी कि उसका एक कनस्तर है, वो एक कनस्तर के जितने पैसे लेती है वो पैसे, साथ में उसको रोटी, सब्जी या फिर कभी कुछ चीजें खाने की या पहनने की या ओढ़ने की दे दी जाती है। तो इसी से उसका परिवार, जिसमें केवल और केवल उस के पति हैं और वो स्वयं है, परिवार चलता है। और देखिए, ये जो पूरा आपका यहाँ पर चैप्टर है, ये पलायन से संबंधित है कि किस तरह से जब टिहरी का जो डैम बन रहा था और उस समय पर लोगों को वहां से विस्थापित किया जा रहा था, लोगों को वहां से हटाया जा रहा था, तो जो माटी वाली है उसकी एक ही चिंता है, उसकी चिंता है कि जो यहाँ पर जमीन वाले लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास काफी ज्यादा जगह है, तो उनके बदले में तो उनको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा, दूसरी जगह जमीन दिला दी जाएगी। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसका क्या होगा, उसको क्या दिया जाएगा। तो इस तरह से वो हमेशा थोड़ा सा दुखी रहती है, परेशान रहती है और अपने काम को वो पूरी मेहनत के साथ करती है और इस तरह से वो अपने पति की एक तरह से सेवा भी करती है, उसको खाना भी खिलाती है और अपने काम को भी पूरी निष्ठा के साथ करती है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में काफी हद तक इस चैप्टर को पढ़ लिया था, यानी कि हमने देखा कि किस तरह से हर एक घर में जाकर वो कनस्तरों से मिट्टी को लेकर जाती है और वहां पर खाली करती है, फिर वहां को उसके बदले में उसे चाय या रोटियां मिल जाती हैं और उसको वो अपने घर लेकर जाती है। और आज जब वो मिट्टी लेने गई है, यानी कि मिट्टी लेने वो एक घर में गई और वहां पर उसे 2 रोटियां मिली, जिसमें से उसने एक रोटी खुद खा ली और एक रोटी अपने पति के लिए रख ली। और उसके बाद जब वो दूसरे घर में जाती है, तो क्योंकि उसने एक रोटी पहले से खा रखी है, तो वो उस टाइम वो उन्हीं दोनों रोटियों को फोल्ड करती है और उनको रख लेती है अपने पास। और इस तरह से आज वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसको आज घर जाकर खाने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा और आज उसके पति को वेट भी नहीं करना पड़ेगा, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा कि कब खाना बनेगा। और इस तरह से वो रास्ते से एक पाव जो है प्याज खरीद लेती है
और उसके बाद वो बिल्कुल रास्ते में वो सपने बुनती हुई जा रही है, सोचती हुई जा रही है कि वो घर जाएगी और वो अपने पति को प्याज के साथ आज रोटी खिलाएगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से खुश होकर वो अपने घर जा रही है। और देखिए, जब वो घर गई तो क्या कुछ उसे पता चला कि आज घर पर क्या हो रहा है, आज घर पर क्या हुआ है, आज क्यों जो उसका बुढ़ा है यानी कि उसका जो पति है वो आज इतना एक्साइटेड क्यों नहीं लग रहा है, इतना उत्सुक क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि वो जब भी आती थी तो वो उनका पति जो है इंतजार कर रहा होता था घर पर। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा वृद्ध थे और बहुत ज्यादा बीमार भी थे तो वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, तो वो घर पर बैठते थे। और जब आज उनको लगा कि आज वो क्यों नहीं हिलडुल रहे हैं, क्यों नहीं उनके आने पर उत्साहित हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या कुछ होता है हम आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि भले ही आज क्या हुआ कि जहाँ पर माटी वाली जो है उसकी एक आमदनी जो हुई थी, बहुत ज्यादा उसकी भले ही आमदनी नहीं है, लेकिन जितना भी वो कमाती है, जैसा भी वो कमाती है, उससे वो अपना और अपने पति का पेट भरती है। और आज जब एक गठरी में जब एक तरह से वो आज एक गठरी में बदल गए हैं और अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं खिलाएगी, यानी कि गठरी में बदले यानी कि अब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और उनका जो पूरा वजन है वो शायद इतना सा रह गया है। आपने देखा होगा आपके घर पर जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कमर इस तरह से झुकी हुई होती है और बहुत ज्यादा वीक वो हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह के उनके हस्बैंड भी है और उन्होंने ये सोचा है कि आज वो एक पाव प्याज खरीद लेगी और प्याज को कूटकर उन्हें जल्दी जल्दी तल कर बुढ़े को पहले रोटियां खिलाएगी, क्योंकि सब्जी तैयार होते ही वो परोस देगी उसके सामने वो 2 रोटियां, आज जो वो 2 रोटियां लेकर आई है। इस तरह से अब वो क्योंकि रोटियां तो उसने सोचा हुआ है कि 3 रोटी है जिसमें से 2 वो बुड्ढे को खिलाएगी, 1 वो खुद खाएगी, लेकिन उसे पता है कि वो अब 1 रोटी भी बहुत मुश्किल से खाते हैं। चलो अगर वो 1.5 भी खा लेंगे तो 1.5 रोटी वो खा लेगी। तो इस तरह से वो हिसाब लगाती हुई, सारी चीजें सोचती हुई वो अब अपने घर पहुंच जाती है। और जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि आज उसके बुढ़े को रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई। ऐसा क्या हुआ कि बुढ़े को रोटी की जरूरत नहीं रही। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी तरफ नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो वो अपनी माटी को, ध्यान रखिएगा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी कि वो अपने शरीर को छोड़कर आत्मा जा चुकी थी। देखिए, शरीर जो है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जब हमारा देहांत होता है, यानी कि शरीर जो है, जब आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो केवल और केवल शरीर बदलती है। केवल और केवल जिस तरह से हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, तो बिल्कुल आत्मा भी इस तरह से जब जीर्ण हो जाता है शरीर, तो वो शरीर बदलकर दूसरी तरफ चली जाती है। और जो हमारी ये माटी का पुतला है ये यहीं पर रह जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब एक तरह से अग्नि दाह किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, तो क्या होता है कि राख हमारा शरीर हो जाता है, उसको पानी से धुला दिया जाता है, गैस के रूप में उड़ जाता है, यानी कि जितने पंच तत्व हैं, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं, जिन पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। तो आज वह अपनी माटी को छोड़कर, क्योंकि अब ये केवल माटी है, और माटी शब्द देखिए, एक तो जन्म भूमि के लिए भी कहा जाता है और एक अपने शरीर के लिए भी कहा जाता है। तो आज वो अपनी इस माटी को छोड़कर जा चुका है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब जब टिहरी का विस्थापन हो रहा था,
तो उस समय पर जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों को क्या हो रहा था, उनकी जगह के हिसाब से, जितनी उनकी जमीन है उतनी जमीन के हिसाब से उन्हें दूसरी जगह पर जमीन दी जा रही थी, उनको विस्थापित किया जा रहा था। तो जो साहब थे जिनको इस ड्यूटी पर लगाया गया था, उन्होंने कहा उसके पुनर्वास, जो टिहरी का पुनर्वास हो रहा था, तो उन्होंने पूछा माटी वाली से कि आप कहाँ रहती हैं, आप कहाँ रहती हैं, और तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। आपने सुना होगा कि जब हम किसी को जमीन बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से वो रजिस्ट्री कोर्ट में होती है, और कोर्ट में होने के बाद ये सारे जो कागजात होते हैं ये ऑनलाइन आपके चढ़ जाते हैं। यानी कि कभी भी आपकी अगर रजिस्ट्री खो भी जाती है तो आप क्या करते हैं, तहसील में जाकर अपनी रजिस्ट्री का जो नंबर है वो डालकर अपना पूरा खाका, यानी कि एक तरह से जिसको दाखिल खारिज भी कहते हैं, वो आप निकलवा सकते हैं। उसमें क्या होता है, सबका नाम होता है, आपके दादाजी का नाम, आपके परदादाजी का नाम, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका नाम। तो एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, यानी कि सच में ये जमीन आपकी है। तो इस तरह से जो वहां पर पुनर्वास हो रहा था, विस्थापित उन्हें किया जा रहा था, तो उस समय पर लोगों से ये कागज मांगा जा रहा था, क्योंकि सच वहां पर बताना था कि जितनी जमीन है उसका रिकॉर्ड दो, उसी के हिसाब से दूसरी जगह पर जमीन दी जाएगी। तो अब देखिए, अब उससे कहा गया कि तुम तहसील में जाना, जहां पर ये सारी कार्यवाही होती है, वहां पर जाना और अपने घर का प्रमाण पत्र लेकर आना, अपने घर का प्रमाण पत्र लेकर आना। अब उन्होंने क्या कहा, उसने, माटी वाली ने क्या कहा, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। देखिए, जो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से हिंदी भी नहीं वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपनी लोकल, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसने किस तरह से अपने लहजे में, अपने तरीके से उसने बात की कि मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो उसने कहा कि माटी कहाँ से लाती हो। अब देखिए, क्योंकि वो तो ऑन ड्यूटी पर है, वो साहब तो ऑन ड्यूटी पर है, उनका फर्ज है कि वो इस तरह से लोगों की जांच पड़ताल करके ही उनको पुनर्वास करें, उनकी जमीन के जितने भी कागज हैं उनको देखकर ही पुनर्वास करें। तो अब उन्होंने कहा कि तुम माटी कहाँ से लाती हो, क्योंकि किसी ऐरे गहरे जगह से तो नहीं लाओगी, यानी कि जहां पर तुम्हारी जमीन होगी या किसी ऐसी जगह से तुम लेकर आओगी। तो उसने कहा माटा खान से लाती हूँ माटी। माटा खान यानी कि जहां पर मिट्टी की खान होती है, यानी कि कुछ स्पेशल तरह की मिट्टी, मैंने आप लोगों को बताया रेड कलर की। आप लोगों में से कितनों के घर में अभी भी मिट्टी से लिपाई होती है, हैंड रेज करेंगे। कितनों के घरों में अभी तक मिट्टी की लिपाई होती है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, या जिसने कभी भी मिट्टी से लिपाई करते हुए अपनी फैमिली मेंबर्स को देखा है। यस, अभी भी काफी सारे बच्चे हैं जिनके घरों में मिट्टी से लिपाई की जाती है। ये ट्रेडिशन है, ये संस्कृति है हमारे उत्तराखंड की कि हम अपने घरों को इस तरह से शुद्ध करते हैं। तो यस, तो देखिए, उसने कहा कि ये जब आप देखिए कि आज के टाइम में अब इसके लिए भी स्पेशल मिट्टी होती है, जैसे मैंने अभी बताया था ना शुरुआत में कि अलग तरह की रेड कलर की मिट्टी होती है, गेरुए रंग की मिट्टी होती है, और उससे लिपाई की जाती है। तो ये आप अपने घर से तो नहीं खोद लेते हैं, लेकर आते हैं, स्पेशल कहीं से मंगवाई जाती है और उससे ये लिपाई की जाती है। तो उन्होंने कहा वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, यानी कि जहां से तुम मिट्टी लाती हो, क्या वो तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है, वो जगह तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि उनका भी उद्देश्य था कि इनको भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन के हिसाब से जगह मिल जाए, ये भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो उन्होंने कहा वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, यानी कि जो मिट्टी की खान है वो तेरे नाम पर चढ़ी हुई है। तो उन्होंने, अगर है तो हम तेरा नाम लिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर है तो वो बता दे, नहीं तो वो उसी के हिसाब से हम तुम्हारा नाम लिख देंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा
माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, जो माटा खान है वो तो मेरी रोजी है साहब। अब उन्होंने कहा, बुढ़िया हमें जमीन के कागज चाहिए, रोजी का नहीं। उन्होंने कहा कि हमें तो फिक्स जमीन के कागज चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकारी कामकाज होता है, कार्यवाही होती है, वो कागज के आधार पर होती है, किसी के इमोशंस से जुड़कर नहीं होती, किसी के इमोशंस से नहीं होती, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग धोखाधड़ी कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कागज है तो आप वो लाइए, क्योंकि हम रोजी का हिसाब नहीं रखते। और फिर उन्होंने कहा कि टिहरी बांध का अब टिहरी बांध को की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। अब धीरे धीरे जो टिहरी में डैम बना था, डैम से जो पानी बाहर जा रहा था, अब धीरे धीरे सबसे पहले 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, यानी कि 2 सुरंगें बंद कर दी सबसे पहले। अब जैसे जैसे सुरंगें बंद होती जाएंगी, ऐसे ऐसे शहर में पानी जमा होता जाएगा। यानी कि जो डैम है, इस तरह से अगर जो डैम है, आपने देखा होगा इस तरह से सुरंगें बनी होती हैं डैम में, और उन सुरंगों में से पानी बाहर निकलता है। तो धीरे धीरे जो 2 सुरंगें थी उनको बंद कर दिया गया, यानी कि अब 2 सुरंगों से पानी बाहर आना बंद हो गया। तो ये पानी कहाँ जमा होगा? इधर शहर में ही तो जमा होगा, जो शहर है पीछे। तो धीरे धीरे जो है सुरंगों को बंद कर दिया गया। अब शहर में पानी भरने लगा। अब शहर में आपाधापी मची हुई थी। एक तरह से लोग जो है अपने सामान को, अपने घरों से जरूरी चीजें, जो एक तरह से सामान है, जरूरी सामान है अपने घरों का, जो ईंट सीमेंट लोहा है, वो जरूरी सामान निकाल निकाल कर लोग ले जा रहे थे। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे, क्योंकि घरों में पानी जमा होने लगा था। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं, यानी कि जो शमशान घाट है वहां के, क्योंकि शमशान घाट ज्यादातर नदियों के पास ही होते हैं, तो पानी जमा होने से सबसे पहले वहां के शमशान घाट डूब गए हैं। अब माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। जो माटी वाली है वो कहाँ बैठी है? अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। आप देख सकते हैं उसकी झोपड़ी भी बिल्कुल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, और झोपड़ी भी उसकी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टूटी फूटी है, बहुत ज्यादा एक तरह से खंडहर हुई है। और गांव के हर आने जाने वाले से, यानी कि क्योंकि लोग वहां से काफी बार इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपाधापी मची हुई है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपना सामान लादे जा रहे हैं। और इस तरह से अब वो जो आने जाने वाले लोग हैं, उनके लिए उनसे एक ही बात कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस तरह से देखिए चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी कि वो क्या कहना चाह रही है कि गरीब आदमी के लिए, जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसका कोई नहीं होता, जिसके पास कुछ नहीं होता, तो अंत में उसे शमशान तो मिलता है, अंत में उसे मृत्यु तो मिलती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो यहाँ पर शमशान भी उजाड़ दिया गया है, शमशान भी खत्म हो गया है। तो उसने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ताकि वो चैन से मर तो सके, ताकि वो चैन से मर तो सके। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर माटी वाली, जिसके लेखक है विद्यासागर नौटियाल जी। चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पिछले लास्ट 2 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें माटी वाली के विषय में बात कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर रिवाइज भी करवाई और साथ ही चैप्टर को कंप्लीट भी किया। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि अब आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और काफी सारी चीजें मुझे लगता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जर्नल चीजें भी हैं, सामान्य सी चीजें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कहानी सुनी है और उसी के आधार पर आप उत्तर देंगे।
बहुत ऐसी जनरल चीजें भी हैं जिनका आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, तो कोशिश जरूर कीजिएगा। वैसे तो उत्तर आपके सामने ही लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। एक पंक्ति हमने इस पाठ में शुरुआत में पढ़ी थी कि ये जो शहरवासी है वो केवल माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। तो आपकी समझ से वो कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं? क्या रीजन थे जिसके कारण माटी वाली को सब पहचानते हैं? जीजीआईसी बुग्गा वाला, जीजीआईसी बुग्गा वाला, बच्चे माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका से एक चैप्टर जिसका नाम क्या है? माटी वाली। यस, माटी वाली। क्या आप इस चैप्टर को क्लास में पढ़ चुके हैं? यस मैम। यस, वेरी गुड। तब तो मुझे लगता है कि आपको आंसर खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो इसका क्या रीजन रहा होगा आपकी समझ में कि उसको सब पहचानते हैं? यस, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका क्या रीजन है कि उसको ही नहीं उसके कंटर को भी सब पहचानते हैं? मैम वो हर घर जाती थी। यस मैम वो हर घर जाती थी और वो अकेली थी। यस। मैम वो पूरे टिहरी शहर में अकेली माटी वाली थी। हाँ, एक बार इस आंसर को पढ़ के सुनाइए। शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता, जिससे चूल्हे चौकी की पुताई की जाती थी, इसके बिना किसी काम नहीं चलता था। इसलिए सभी उसे माटी वाली तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली महिला थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। वेरी गुड। तो अब आपको क्लियर हो गया आंसर? सभी को आंसर क्लियर हुआ? तो क्या था कि शहरवासी माटी वाली और उसके कनस्तर को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि सबसे पहली बात कि उस शहर में उसका कोई भी, हाथ नीचे कर लीजिए, उस शहर में उसका कोई भी अन्य प्रतियोगी नहीं था, यानी कि उसके अलावा और कोई भी वहां पर माटी बेचने वाला नहीं था। और दूसरा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारे पहाड़ का ट्रेडिशन है कि जब भी हम खाना बनाते हैं उसके बाद हम चूल्हे की लिपाई करते हैं साफ तरह से, साफ मिट्टी से, और उसी शुद्ध चूल्हे पर फिर दोबारा से भोजन बनाया जाता है। तो क्योंकि ये चीज रोज की प्रक्रिया है तो उसकी मिट्टी के बिना किसी का भी काम नहीं चलता है। इसीलिए वहां पर रहने वाले जो शहर के मूल लोग हैं वे, और साथ ही कुछ जो लोग बाहर से वहां पर आके किराए पर रहते हैं वो भी उसको बहुत अच्छे से जानते थे। और इस तरह से माटी वाली का जो स्वभाव था वो भी काफी हंसमुख था और काफी वर्षों से वो ये काम कर रही थी। इसीलिए अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? कौन बताएगा? बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है ये, कि उसके पास अपने भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। अपना तथा बुड्ढे का पेट पालने
पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। अपनी अपनी इसी दिनचर्या अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर चले जा रही थी। ऐसे नियति में यानी माटी कि वाली के पास भाग्य। अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। यस, वेरी गुड। तो बच्चे, अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज जरूर कर ले। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य को समझने बैठ जाइए। का समय क्यों नहीं था? क्योंकि सबसे पहले तो वो अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में फंसी हुई थी। उसका मेन जो जीवन का उद्देश्य था वो था कि वो अपने दोनों का पेट पाल ले बस। क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे, उसके जो पति थे, बहुत ज्यादा वृद्ध थे, बीमार थे और वो काम नहीं कर सकते थे। सारी जिम्मेदारी उस पर थी और वो सुबह से शाम तक, दिन तक वो मिट्टी के खान में जाकर मिट्टी खोदती रहती थी और शाम से फिर वो सारे घरों में जाकर मिट्टी देकर आती थी और यही उसका जीवन, इसी से उसका पूरा जीवन चलता था। तो इस समय इसीलिए उसने इसी को अपनी नियति यानी कि अपना भाग्य मान लिया था। तो अपने भाग्य के बारे में ज्यादा अच्छा बुरा सोचने की उसको बिल्कुल भी एक तरह से फुर्सत नहीं थी। तीसरा है, भूख मीठी भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? यानी कि भूख मीठी या भोजन मीठा से आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, बहुत ही सरल, आपने ये सुना होगा कई बार, आपने ये जो एक तरह से ये कहावत है, लोग आपस में कहते रहते हैं, तो ये आपने सुनी होगी, भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। देखिए, जब स्वाद जो होता है वो कभी भी भोजन का नहीं होता। इंसान को अगर भूख लगी होती है तो वो किसी भी तरह का जो भोजन खा रहा होता है उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। लेकिन अगर वो बिना भूख के कितना भी अच्छा भोजन कर ले, वो उसको स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि स्वाद होता है भूख का, स्वाद भोजन का नहीं, भूख का होता है। तो अगर आप भूख से खा रहे हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आपकी मम्मा आपको कुछ भी देंगी तो आप अच्छे से खा लोगे। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों के बहुत ज्यादा नखरे होते कि हमको ये नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना, हमको वो नहीं खाना। तो इससे क्या है, क्योंकि वो अपना पेट भर लेते हैं, कभी चिप्स खा लेते हैं, कभी बिस्किट खा लेते हैं, कभी नमकीन खा लेते हैं या कभी और कुछ चीजें खा लेते हैं। तो इसीलिए उनका पेट तो अक्सर भरा ही रहता है और उनको अगर प्लेन सब्जी रोटी दे दी जाए तो उसको वो उतना ज्यादा अच्छे से नहीं खाते हैं। तो इस तरह से ये भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब देखिए, अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। एक जो उसकी ग्राहक है, जब वो उसे तांबे के ग्लास में जब वो उसे चाय देती है तो वो कहती है, ये आपने अभी तक संभाल के रखे हैं, आप इनको, मतलब क्योंकि ये काफी पुरानी चीजें हैं, पहले के समय में ये सारी चीजें यूज की जाती थी। अब तो कांच के ग्लास होते हैं या कप होते हैं या स्टील के बर्तन ज्यादातर घरों में यूज किए जाते हैं। तो मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। विरासत क्या होती है? देखिए, हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद चीजों को पाया है। कोई भी व्यक्ति है, जैसे आपके माता पिता है, आपके लिए आज वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए वो कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ये शायद आप अब समझ पाते होंगे, क्योंकि अब आप थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं। लेकिन आगे आप ये चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब आप खुद से इन चीजों को अनुभव करेंगे। तो बाकी के जो सारे प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, समझने वाले हैं और इनको घर पर जाइए, चैप्टर को रिवाइज कीजिए और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इस तरह से आज हमारा ये पूरा चैप्टर और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का सेशन भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।